हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे विलयन के अणुसंख्यीय गुणधर्म। 4 प्रकार के हमने पढ़े थे, वहां पर चारों में से हमारा फर्स्ट वहां पर कंप्लीट हो चुका था। हमारा न्यू टॉपिक आता है क्वथनांक में उन्नयन। देखो यहाँ पर शब्द आ रहा है क्वथनांक। सबसे पहले हमें क्वथनांक को जानना होगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, उन्नयन। उन्नयन का मतलब बढ़ना और अवनमन का मतलब क्या होता है, घटना। तो क्वथनांक में क्या कर रहे हैं अपन, उन्नयन को पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले हमें क्वथनांक की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो देखो हम पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वह निश्चित ताप, जिस ताप पर कोई द्रव क्या होता है, उबलना प्रारंभ कर देता है। बताया था जैसे पानी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दोगे उसको तो क्या हो जाता है, वो वहां पर वाष्प में बदल जाता है, उबलना प्रारंभ कर देता है। क्या कहलाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। सभी जानते हो, परंतु कोई भी पदार्थ वास्तव में उबलता ही कब है, ये हमारे पास क्या होती है, मेन बात आ जाती है। तो वास्तव में कोई पदार्थ तब उबलता है जब उस पदार्थ का वाष्प दाब, एक निश्चित ताप तो दोगे, गर्म तो करना ही पड़ेगा उसे, एक निश्चित ताप पर उस पदार्थ का वाष्प दाब, गर्म करोगे तो वाष्प बनेगी, वाष्प वापस उस पात्र में क्या होगी, गिरेगी, अगर पात्र बंद है तो उस वाष्प के द्वारा डाला गया जो द्रव की सतह पर दाब है वही वाष्प दाब है। वो वाष्प दाब क्या हो जाए, वायुमंडलीय दाब जो बाहर का होता है, जिसे AKTM होता है, उसके बराबर हो जाए तो वो पदार्थ उबल जाता है। तो आप जरूरी नहीं है कि जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी उबले, आप क्या कर सकते हो, उस पानी को कम डिग्री सेंटीग्रेड पे भी उबाल सकते हो, बस शर्त होनी चाहिए उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो वही क्या होता है, उसका क्वथनांक। तो देखो हमारी क्वथनांक की सही डेफिनेशन क्या बनती है कि वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। वाष्प दाब समझ गए आप, द्रव को उबालोगे, बंद पात्र में वाष्प बनेगी, वाष्प वापस गिरेगी, द्रव की सतह पर गिरेगी तो दाब डालेगी, उसी को वाष्प दाब। तो वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब यानी कि बाहर के दाब के बराबर हो जाता है, उस पदार्थ का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। और क्वथनांक ताप पर ही क्या होता है, कोई भी पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है। क्लियर है आपकी क्वथनांक की डेफिनेशन। अब ध्यान दो, हम आगे पढ़ते हैं, तो उसके लिए मैं एक पात्र लेता हूं। माना कि ये पात्र ले लिया हमने, इस पात्र में मैंने यहां पर कोई शुद्ध विलायक भर दिया। शुद्ध विलायक के रूप में आप जल ले सकते हो या कोई भी पदार्थ जिसमें अन्य किसी विलेय पदार्थ की अशुद्धि नहीं हो। तो ये तो क्या है, आपके पास यहां पर ओनली शुद्ध विलायक पदार्थ है। अब आप जानते हो शुद्ध विलायक पदार्थ है, ये एक निश्चित ताप पर जब इसको आप गर्म करोगे तो निश्चित ताप पर क्या होगा, इसका जो वाष्प दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब AKTM के बराबर जाएगा, तो ये उबलना प्रारंभ कर देगा। इसका क्वथनांक फिक्स है, माना कि कितना, जैसे माना कि जली था तो इसका क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमने मान लिया। अब इस शुद्ध विलायक पदार्थ में मैं थोड़ी सी क्या मिला दूं अपन, क्योंकि विलयनों के पढ़ रहे हैं गुणधर्म, विलायक के थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो विलयन के अणुसंख्यीय गुणधर्म पढ़ रहे हैं तो विलयन बनाना पड़ेगा। और आपको पता है विलायक के तो विलयन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें विलेय पदार्थ डालेंगे। तो इस शुद्ध विलायक पदार्थ में अगर हम थोड़ी सी मात्रा में क्या मिला दें, अवाष्पशील विलेय मिला दें। कौन सा विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दें। अब ये विलेय पदार्थ क्या है, यहाँ वाष्पशील नहीं है, यानी कि ये वाष्पित नहीं होता है, तो विलायक ही हमारे पास क्या है, वाष्पशील पदार्थ है। जैसे ही इसको इसमें मिलाओगे तो आपको पता है क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास विलयन सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। पता, अब इस विलयन का क्वथनांक पहले की तुलना में क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा, देखो शुद्ध विलायक तो आसानी से वाष्पित हो जाते थे क्योंकि पूरी सतह पर उपस्थित थे, लेकिन जैसे ही अवाष्पशील विलेय पदार्थ को इसमें मिलाओगे तो विलयन बनने के बाद इस स्थान पर सतह पर क्या होगा, कुछ कुछ कण अवाष्पशील विलेय पदार्थ के भी आ जाएंगे। ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ के क्या आ गए, यहाँ पर कण उपस्थित हो गए। अब ये कण क्या करेंगे, तो वाष्पित होते ही नहीं है, तो अब यहाँ पर विलायक का क्या हो गया, क्षेत्रफल सतह पर कम हो गया, तो विलायक कम वाष्पित हो पाएगा और यहाँ ये वाष्पित होने वाले नहीं है। तो फिर जो कम वाष्पित होगा तो यहाँ पर वाष्पन की जो दर होगी ना इनकी, वो कम हो जाएगी। तो वाष्पन की जब दर कम होगी तो वो संगनित होकर वाष्प दाब भी कम डालेगी। तो उस फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पर अब वाष्पित की दर कम हो जाने के कारण इसका क्वथनांक हमें बढ़ाना पड़ता है थोड़ा सा। कैसे, अब यहाँ पर पहले की तुलना में पहले के बराबर वाष्प दाब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब पहले के बराबर बाह्य वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, यानी इसका क्वथनांक क्या हो जाता है, पहले की तुलना में विलयन का बढ़ जाता है। इसी घटना को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो आपकी एक शुद्ध डेफिनेशन शॉर्ट में अगर 1 नंबर में आप लिखना चाहो तो क्या हो जाएगी, किसी भी विलयन का क्वथनांक, देखो इधर, किसी भी विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। शुद्ध विलायक
जब किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पित विलेय मिलाते हैं तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब देखो हम यहाँ तक पहले स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, फिर पूरे को वापस क्या कर लेंगे? रिवाइज कर लेंगे। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। माना कि कोई शुद्ध विलायक है, उसको प्रतीकों के रूप में हम कैसे दर्शाएंगे? तो देखो यहाँ पर माना कि कोई शुद्ध विलायक है, किसी शुद्ध विलायक पदार्थ का क्वथनांक, ध्यान देना आप, शुद्ध विलायक पदार्थ का क्वथनांक, तो T तो टेम्परेचर है, B का मतलब यहाँ नीचे B लगा रहा हूं मैं स्मॉल, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग टेम्परेचर, क्वथनांक ताप, किसका? शुद्ध विलायक का। तो शुद्ध विलायक के यहाँ मैं 0 लगा देता हूँ, शुद्ध विलायक किसी तरह की अशुद्धि नहीं है। फिर दूसरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर TB, क्वथनांक ताप, किसका? विलयन का, जिसमें विलेय पदार्थ आपने मिला दिया, उस विलयन का। आप क्या कर रहे हो? देखो यहाँ पर किसी विलयन के क्वथनांक में से, ध्यान दो, हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मैं इधर ले लूं, ये विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है बाद का, और विलायक का क्या रहता था हमारे पास? कम, तो ये विलायक का कम। अधिक वाले में से आप कम घटा दो, तो विलयन के क्वथनांक में से आप क्या कर दो? शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है उसको घटा दो। विलयन का अधिक है, शुद्ध विलायक का कम है, तो दोनों को घटाने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको आप कैसे लिख सकते हो? TB, क्वथनांक ताप में परिवर्तन, डेल TB, ये आ जाएगा आपके पास। यही क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहाँ कौन सी चीज क्या है ये हमें पता होनी चाहिए। देखो यहाँ एक तो डेल TB है हमारे पास, दूसरा TSB है, और तीसरा क्या है? T0B है। कौन सी चीज क्या है आपको अच्छे से पता है? डेल TB, यहाँ पर क्या हुआ? क्वथनांक में दोनों का अंतर हो गया ना, जितना बड़ा हुआ आ जाएगा क्वथनांक का उन्नयन, तो विलयन के क्वथनांक में उन्नयन आ जाएगा। यहाँ पर तो विलयन के बॉइलिंग टेम्परेचर में उन्नयन। दूसरा S विलयन है, और ये क्या है? क्वथनांक TB, तो विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक हमारे पास हो जाएगा। और 0 किसके लगाया है? शुद्ध विलायक के लिए, तो शुद्ध विलायक लिख सकते हो, या फिर विलायक भी आप टर्म्स यूज ले सकते हो। शुद्ध विलायक का क्वथनांक हमारे पास हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आप आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं। इधर तो मैंने ले लिया टेम्परेचर, किस में ले लिया? टेम्परेचर केल्विन में ले लिया। इधर ताप बढ़ रहा है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मैंने दाब ले लिया, दाब किस में? ATM, वायुमंडलीय दाब में ले लिया। अब देखो एक निश्चित ताप ले लो आप। सबसे पहले तो आपको ये अच्छे से पता है कि क्वथनांक क्या होता है? जब उस पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो पदार्थ का वाष्प दाब किसके बराबर होना चाहिए? पहली शर्त है वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है, तभी वो क्या होगा? क्वथनांक ताप होगा उसका। तो हमने एक रेखा खींच दी। ये रेखा यहाँ पर एक ATM प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है, दाब को। एक ATM वायुमंडल दाब, बाह्य दाब हो गया, इसके बराबर करना है। तो वह निश्चित ताप, यहाँ से माना कि कोई हम एक टेम्परेचर ले लेते हैं, ये हमने टेम्परेचर सेलेक्ट कर लिया, देखो ये ताप हो गया। वह निश्चित ताप, ये यहाँ से यहाँ तक का ताप, वह निश्चित ताप जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब बाह्य वायुमंडलीय दाब, देखो एक ATM के आगे यहाँ पर बराबर हो जाता है उसका क्वथनांक। तो ये इसका क्या आ गया? क्वथनांक बिंदु प्राप्त हो जाता है हमें। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा। ये ताप क्या हो जाएगा? माना कि शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो जाएगा ये डेल TB0, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अब आप क्या कर दो, इसमें थोड़ी सी क्या कर दो? अवाष्पशील विलेय की अशुद्धि मिला दो। तो अवाष्पशील विलेय की अशुद्धि मिलाते हैं, आपको पता है उस विलयन का टेम्परेचर यानी क्वथनांक बढ़ जाता है, तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा क्वथनांक, तो अधिक क्वथनांक हो जाएगा। अधिक ताप पर वो क्या होगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर कर दो आप। तो पहले इतने से ताप पर वायुमंडलीय दाब के बराबर रहता था, अब ताप इतना अधिक और बढ़ाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? विलयन का क्वथनांक बढ़ गया, और ये इसका क्या आ जाएगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो देखो यहाँ पर हम इस ग्राफ को कैसे ले सकते हैं? इस ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये लाइनें खींच देंगे कर्व ऐसे। ये किसके लिए हो जाएगा हमारे पास? ये A और B जो कर्व है ये हमारे पास शुद्ध विलायक के लिए हो जाएगा।
शुद्ध विलायक का क्या है, ये बिंदु पर क्वथनांक ताप। अगर हमें विलयन के लिए बनाना है तो विलयन के लिए ये इसको इस तरह से हमें बनाना पड़ेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, इसको C और D नाम दे दूं मैं, और ये ग्राफ किसके लिए हो जाएगा, विलयन के लिए, क्योंकि विलयन का क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखो शुद्ध विलायक का क्वथनांक और विलयन का क्वथनांक दोनों का अंतर, एक्स्ट्रा कितना पड़ा, इतना तो विलायक का था और एक्स्ट्रा इतना बढ़ गया, तो दोनों का अंतर क्या कहलाता है, डेल TB क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। तो हम यहाँ तक इसको वापस थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन व्युत्पन्न करेंगे। वापस में रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आ जाती है यहाँ पर, क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहोगे कि वह निश्चित ताप जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब बाह्य वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाएगा, वहां पर क्वथनांक कहलाता है। ठीक है यहाँ तक। अब देखो कोई यहाँ पर माना कि शुद्ध विलायक है, जब किसी शुद्ध विलायक में वाष्पशील है, जब किसी शुद्ध विलायक में थोड़ी सी मात्रा में क्या मिला देते हैं, हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं, तो आपको पता है यहाँ पर एक विलयन बन जाता है, और इस विलयन का क्या होता है, क्वथनांक पहले की तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक हो जाता है, क्योंकि अब क्या होता है, यहाँ इस विलयन की सतह पर कुछ अवाष्पशील विलेय के कण आ जाते हैं जो वाष्पन की दर को कम कर देते हैं, जिससे वाष्प दाब घट जाता है। अतः वाष्प दाब को पुनः बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर ताप बढ़ाना पड़ता है, इसलिए विलयन का क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन के नाम से जानते हैं। अब एक हम सरल शब्दों में इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो क्या हो सकती है, किसी भी शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का क्वथनांक क्या होता है, हमेशा अधिक होता है, इसी को हम यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर माना कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक 0 लगा दिया, B बॉइलिंग टेम्परेचर, BT बॉइलिंग टेम्परेचर, शुद्ध विलायक का क्वथनांक ताप, शुद्ध विलायक के बाद आ जाएगा हमारे पास विलयन का क्वथनांक ताप। विलयन के क्वथनांक ताप में सीधे हम क्या कर दे, घटा दे किसको, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को, तो जितना यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास अंतर आएगा क्वथनांक ताप का, वो क्या हो जाएगा हमारे पास क्वथनांक में उन्नयन के बराबर। यहाँ पर क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक में उन्नयन। इसको हम एक ग्राफ से समझ रहे हैं, एक ग्राफ में मैंने दाब ले लिया और इधर क्या ले लिया, ताप ले लिया। अब देखो ये एक एटीएम मैंने फिक्स कर दिया, वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए, वही ताप क्या कहलाएगा, उसका क्वथनांक। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इतने ताप पर क्या है, शुद्ध विलायक पदार्थ है, इस शुद्ध विलायक पदार्थ का क्या हो रहा है, क्वथनांक देखो बाह्य वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम के बराबर हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। हमने AB कर्व खींच लिया विलायक के लिए। अब देखो विलयन का क्या होता है, अधिक होता है, तो इसको कैसे बनाओगे, ये विलायक है, थोड़ा सा ताप बढ़ाना पड़ेगा अब हमें, तो ये ताप अब इसकी जगह इतना कर दिया, तो ताप बढ़ा दिया, तो विलयन का क्वथनांक ये वायुमंडलीय दाब के बराबर कर दिया, इसमें ये कर्व खींच दिया हमने CD, विलयन का क्वथनांक हो जाएगा। अब हम जानते हैं यहाँ विलयन का क्वथनांक इस विलायक के क्वथनांक से कितना है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, ये देखो इतना ज़्यादा है, तो इन दोनों का अंतर विलयन के में से विलायक के घटा दो आप, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। कंप्लीट है यहाँ तक बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या करना है, मैं इसका डेरिवेशन व्युत्पन्न करना है, सावधानी पूर्वक करना है, हमें समझ में आना चाहिए अच्छे से। लेकिन प्रायोगिक रूप से सिद्ध हो चुका है, लेकिन प्रायोगिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है, यह सिद्ध हो चुका है कि क्या सिद्ध हो चुका है, यही हमें पता होना चाहिए। प्रायोगिक रूप से जब वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखे तो वो कहते हैं कि जो क्वथनांक में उन्नयन है, डेल क्या हो जाएगा, TB क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। ध्यान ना, प्रायोगिक रूप से सिद्ध हो चुका है, प्रयोगों से वैज्ञानिकों ने कर दिया है कि क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। अब देखो मोललता के समानुपाती होता है, सारा काम हमारे पास हो गया, अब तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो देखो डेल TB बराबर, यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो KB क्या आ जाएगा, नियतांक स्थिरांक आ जाएगा, और ये M आ गया। यहाँ पर KB क्या है, हम लिख देंगे साइड में, यहाँ देखो KB तो क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोललता के लिए तो मोलल उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा। दूसरा क्या है आपके पास, M क्या है, मोललता, पढ़ी है आपने, मोललता हो जाएगी। और T डेल TB को तो आप जानते हो क्या हो जाता है, विलयन
के क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन लिख लिया हमने तीनों। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, इस समीकरण को हम क्या देते थे, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। देखो इस समीकरण में हमें करना क्या है, अब कंडीशन अप्लाई करनी है। यदि m बराबर कितना हो जाए, 1 हो, तो अगर मोललता कितनी हो आपके पास, एक इकाई के रूप में हो, तो यहाँ एक इकाई के रूप में हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या बचा हमारे पास, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। समीकरण 3 क्या बता रही है आपको, देखो यदि किसी विलयन की सांद्रता यानी कि मोललता एक इकाई के रूप में हो, तो क्वथनांक में उन्नयन उसके मोलल उन्नयन स्थिरांक के भी के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर। अब देखो इसके बाद हम क्या कर देते हैं, सारी ये तो रख ही दिया हमने, रखने के बाद हम यहाँ पर मोललता की बात करते हैं। अब आप जानते हो मोललता आपने पढ़ी है, तो V नाउ डेट हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, सब कुछ जानते हो कि भाई मोललता होती है, पढ़ा था, क्या पढ़ा था, किसी विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। तो ये कौन सा विलायक, विलायक का कौन सा लोगे आप, किलोग्राम, विलायक का द्रव्यमान, किसी विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या n क्या कहलाती है, उस विलयन की मोललता कहलाती है। किलोग्राम को आप अगर ग्राम में बदलना चाहो तो क्या हो जाएगा, ये ग्राम में हो जाएगा। किसी विलायक के 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। ये वैल्यू कहाँ रख देंगे हम, देखो इक्वेशन नंबर 2 में। यह मान रखना कहाँ है हमें, इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी, और m की वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन, n अपॉन w, किसमें, ग्राम में। w क्या है, कैपिटल यहाँ पर, विलायक की ग्राम में मात्रा, ये 1000 हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब देखो आप यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं फिर आगे नाम दे देता हूँ 4th, और आगे बढ़ा सकते हैं हम। देखो यहाँ पर n आप जानते हो मोलों की संख्या, चूंकि विलय के मोलों की संख्या विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अणुभार, तो रख देंगे यहाँ पर। तो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी, विलय के मोलों की संख्या विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अणुभार, और क्या बच गया नीचे, विलायक की ग्राम में मात्रा इनटू ऊपर क्या आ जाएगा, 1000। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया 5th नंबर की इक्वेशन। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, समीकरण 4 से स्पष्ट है, क्या कह रही है समीकरण, देखो यदि आप यहाँ विलायक की जो मात्रा है, ये तो ग्राम में, अगर आप इसको किस में लो, किलोग्राम में, तो विलायक की मात्रा अगर 1 किलोग्राम ले लो आप एक इकाई के रूप में, तो क्वथनांक में उन्नयन, देखो इसको मैं अलग से सोल्व करके बताता हूँ आपको। डेल टी बी, के बी को मैं हटाऊँ समानुपाती हट जाएगा, ये यहाँ पर बराबर कट जाएगा, वापस समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा। फिर देखो यहाँ बचा क्या, n, इसको मैं क्या कर दूं, 1 किलोग्राम कर दूं, तो ये पूरा W की वैल्यू 1 किलोग्राम आ गई ना। तो समीकरण 4 से स्पष्ट है कि किसी विलायक की मात्रा यदि आप 1 किलोग्राम ले लो, तो वहां पर क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, n यानी कि विलय के मोलों की संख्या के क्या हो रहा है, समानुपाती होता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि क्वथनांक में उन्नयन विलय के मोलों की संख्या अणु की संख्या के समानुपाती है। ये क्या है, एक अणु संख्या गुणधर्म है। क्लियर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, और इसके न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। तो बेंजीन का क्वथनांक दिया हुआ है, एक वाष्पशील विलय के 1.80 ग्राम को, अब ध्यान दो आप मिला क्या रहे हो, यहाँ पे वाष्पशील विलय दिया है इसने, कोई बात नहीं है, वाष्पशील दिया है या फिर अवाष्पशील दिया है, ज्यादातर ये शब्द क्या है यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि वाष्पशील विलय की जगह अवाष्पशील विलय यहाँ पर आना चाहिए। कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना है। 1.80 ग्राम को, यानी कि विलय की मात्रा कितनी दे दी इन्होंने, 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलायक की मात्रा कितनी दे दी, 90 ग्राम, तो विलयन बन जाएगा। तो देखो आंसर लिखेंगे हम सबसे पहले, तो उसने दिया क्या क्या है अपन को, वो चीज हमें क्या होनी चाहिए, व्यवस्थित क्रम में जमा नहीं आनी चाहिए। तो आंसर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन, दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, देखो विलय की ग्राम में मात्रा
विलेय की ग्राम में मात्रा। किससे रिप्रेजेंट करते थे इसको? स्मॉल इससे, विलेय की ग्राम में मात्रा। यहाँ शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, विलेय की ग्राम में मात्रा बराबर कितनी है? देखो 1.80 ग्राम दे दी। फिर देखो विलायक की ग्राम में मात्रा। विलायक की ग्राम में मात्रा किससे लिखा था हमने? कैपिटल W से। विलायक, विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है? देखो आपके सामने यहाँ पर विलायक कौन है? बेंजीन। तो ये 90 ग्राम बेंजीन की मात्रा दे दी। दोनों की ग्राम में मात्रा इन्होंने दे दी। अब हमें करना क्या है? क्वथनांक में उन्नयन सबसे पहले हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर बेंजीन का क्वथनांक यानी कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, और विलयन का क्वथनांक ये रहा। तो डेल टीबी बराबर क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है आप जानते हो? विलयन के क्वथनांक में से क्या कर दोगे आप? विलायक का क्वथनांक घटा दोगे। तो डेल टीबी की वैल्यू कितनी आएगी? डेल टीबी इज इक्वल टू विलयन का क्वथनांक कितना है यहाँ पर? 354.11 केल्विन माइनस विलायक का क्वथनांक कितना था शुद्ध बेंजीन का? 353.23 केल्विन। तो देखो हमारे पास डेल टीबी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखो इसमें से माइनस कर देंगे 0.88 आ जाएगा, 0.88। सॉल्व कर लिया हमने। देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब हमें निकालना क्या है? सबसे पहले यहाँ तक तो अपन ने क्वेश्चन ही जमाया है। देखो के भी दे रखा है उसने बेंजीन के लिए, वो कह रहा है कि विलेय के अणुभार की गणना करो। तो विलेय के अणुभार की गणना करनी है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन से, क्वथनांक में उन्नयन आपने क्या पढ़ा था? डेल टीबी। प्रायोगिक रूप से आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, पूरा सूत्र प्रायोगिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती होता है? मोललता के। सूत्र आपको बनाना आना चाहिए। समानुपाती कर दिया, समानुपाती घटाते थे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर के भी आ जाएगा, आ गया, और ये एम। अब आप जानते हो मोललता क्या होती है? सूत्र आपको याद होना चाहिए। मोललता विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या है। अगर यहाँ किलोग्राम रहेगा तो कोई बात नहीं, और ग्राम में दे रखी है तो ऊपर क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे यहाँ तक फॉर्मूला। एन क्या है? मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या क्या होती है? विलेय की ग्राम में मात्रा, ये विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का क्या आ जाएगा? अणुभार आ जाएगा। ये आपके पास क्या है? विलायक की ग्राम में मात्रा। हो गया आपके पास फॉर्मूला। जब आपके पास फॉर्मूला है ही सही तो निकालना क्या है आपको? देखो एम निकालना है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार। विलेय के अणुभार की गणना कीजिए, यही पूछ रहा है वो। तो देखो एम को आप इधर ले लो, तो एम बराबर के इधर आते ऊपर आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? के बी विलेय की ग्राम में मात्रा 1000 बटा नीचे क्या बचा? विलायक की ग्राम में मात्रा इंटू टीबी को आप उधर ले लो, तो टीबी क्या हो जाएगा? डेल टीबी। डेल टीबी कहाँ आ जाएगा? नीचे। हमें करना क्या है? कैलकुलेशन ही तो करनी है। तो विलेय की अणुभार कितना आ जाएगा हमारे पास? के बी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, कितनी दे रखी है? देखो 253। यहाँ मात्रक लिखना जरूरी है नहीं, लास्ट में लगा देंगे अपन। फिर देखो विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है? 1.80। तो ये 1.80 इंटू फिर इंटू 1000, फिर विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक की कितनी दे रखी है इन्होंने? 90 ग्राम इंटू क्वथनांक में उन्नयन कितना दे रखा है? देखो हमने निकाल लिया 0.88। सबसे पहले क्या करना है? पॉइंट हटा दो आप। देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट कट जाएंगे, बचेगा क्या? 253। इधर ध्यान देना आप। 253 इंटू 180 इंटू 1000 बटा 90 इंटू 88। ध्यान देना, पॉइंट 2 से ये 2 पॉइंट है अंकों के बाद, ये कट जाएंगे, बचा क्या? ये 2 पॉइंट। ये 2 को हटाने के लिए अपन 253 कर दिया, तो नीचे 2 पॉइंट हटाए, तो नीचे कितने हैं? 100 से हम मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो आगे सोल्व करते हैं। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, 1 जीरो ये रही, 3 जीरो हो गई, ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया। अब देखो बचा क्या? 9 से 18 कितनी बार कट जाएंगे आपको अच्छे से पता है। तो m इज इक्वल टू 253 इंटू 180 बटा
9 इंटू 88, 9 से 18 2 बार कट जाएंगे तो देखो यहाँ पर 253 इंटू 2 बार कट जाएंगे तो 20 हो जाएगी यहाँ, और नीचे क्या बचा 88 हो गया। अब देखो सोल्व करना है हमें आगे सोल्व करने के लिए अपन इसमें कितने का भाग दे सकते हैं, जैसे 4 से काट दो आप, 5 चौक 20, ध्यान देना 253 बटा देखो 5 चौक 20 तो 5 बार, और इससे कितने बार कट जाएगा ये यहाँ पर 22 बार, 22 चौक 88। आगे देखो अब आप m इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 253 को आप क्या कर दोगे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 1265, और नीचे क्या बचा 22। 1265 में अब 22 का भाग देना सबको आता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 57.5 ग्राम प्रति मोल। चूंकि अणुभार है तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से क्या है हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब आपके बुक में यहाँ पर क्या है, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे हम सोल्व करवा देते हैं, तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉच मी।